हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज के हमारा सीरीज का टॉपिक है पहला गुप्त काल 300 ईस्वी से 550 ईस्वी और दूसरा हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल जो 500 ईस्वी से 750 ईस्वी। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की शॉर्ट नोट की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके सीरीज को देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गुप्त काल 300 ईसा से 550 ईसा। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर गुप्त साम्राज्य का उद्भव। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के समान थे। गुप्त मूलतः वैश्य थे। स्वर्णयुक्त संस्कृति उपलब्धियों के कारण था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र और इनकी दूसरी राजधानी उज्जैन थी। गुप्त वंश के संस्थापक हमारे श्री गुप्त थे। इनकी उपाधि महाराज थी। इतिहास संघ के विवरण के अनुसार इसे मगधी के मिग शिखर वन में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए थे। घटोत्कच ये श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र अधिकारी हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के पश्चात इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने उत्तराधिकारी हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हमारा चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में अपनी राज्यारोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलवाया। लिच्छुनी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। हमारे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी हमारे समुद्रगुप्त थे। इनकी उपाधि थी लिच्छवी, दोहित्री, कविराज, धर्मविंद, परम भट्टरक। इसकी आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद प्रस्ती स्तंभ की लेख की रचना की। इस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त द्वारा किए गए विजयों का वर्णन है। वह संगीत का प्रेमी था। इसके सिक्के पर उसने वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार और अश्वमेघ प्रकार, व्यान हनन प्रकार एवं वीणावादन प्रकार। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति मांगी, जिसकी अनुमति दे दी गई थी। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त ने शासक संभाला था। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था। शकों से पराजय के बाद उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपने को तैयार हो गया, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक आक्रमणकारी एवं रामगुप्त दोनों को मारकर ध्रुव देवी एवं राज्य दोनों की रक्षा की तथा ध्रुव देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त की नागवंशी पत्नी कुबेर नागा से उसे प्रभावती नामक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ, जो कि ब्राह्मण जाति का था। उसने उज्जैन की दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, अमर सिंह, बारामहिर, धनवंतरी, छणपनक, शंकु, बेताल, भट्ट और खटखरपर और वर रुचि। हमारे चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त के शासन काल में चीनी यात्री फैयान 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। फैयान का यात्रा वृत्तांत फोक्यू की है। इनका अन्य नाम देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री है। इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य और परम भगवत आदि। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम हुआ। कुमारगुप्त प्रथम के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसे मंदसौर अभिलेख, लेखक इसके वत्य भट्टी थे, और विंसठ अभिलेख, तैमैन अभिलेख आदि। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ था। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। शकंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल रहा था। शकंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी शकंदगुप्त
था। भीतरी स्तंभलेख के अनुसार प्रथम हुंड आक्रमण इसी के समय में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सकंद गुप्त ने हुंडों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेखों के अनुसार हुंडों को मलेच्छ कहा गया है। हुंड शासक तोरमाड़ और महिर कुल थे। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सकंद गुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली को सौंपा था। स्कंद के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंह एवं सयादित्य ने कुमार गुप्त द्वितीय और बुधगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त और कुमार गुप्त तृतीय आदि शासक हुए थे। भानुगुप्त के एरर अभिलेख 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। विष्णुगुप्त या गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश की हमारी प्रशासन थी। इसकी प्रशासन इकाई थी देश, मुक्ति, अवंती और प्रांत। इसके प्रमुख थे उपरिक गोप्ता। आहार, विषय और जिला इसके प्रमुख थे विषयपति। विधि, तहसील इसके प्रमुख थे समिति। ग्राम इसके प्रमुख थे ग्रामिक। गुप्तकालीन अधिकारी हमारे कुमार मात्य इसके प्रांतीय अधिकारी थे। महासेनापति महाबला अधिकृत इस सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। महादंड नायक युद्ध एवं न्याय का मंत्री था। महासंधि विग्रह या शांति एवं विदेशी नीतियों का प्रधान था। दंडपाशिक ये पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी था। महामंडल अधिकृत ये राजकोषीय का प्रमुख अधिकारी था। ध्रुवाधिकरण ये भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी था। महाछक पटलिक ये राज्य के प्रमुख दस्तावेजों तथा राजा आज्ञाओं को लिपिबंद करने वाला अधिकारी था। अग्रहारिक ये दान विभाग का अधिकारी था। कर्णिक ये भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। न्यायाधिकरण ये भूमि संबंधित विवादों का निपटारा करने वाला था। पुरपाल ये नगर प्रधान का अधिकारी था। पुस्तपाल ये कार्यकाल के अभिलेखों को सुरक्षित करने वाला प्रथम अधिकारी था। हमारा गुप्त वंश की समाज थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वर्ण व्यवस्था पे हमारी आधारित साम्राज्य था। इस समय में समृद्धकारों ने वर्ण तो 4 ही माना, किंतु अन्य जातियों की उत्पत्ति इन्हीं 4 वर्णों के अंतर्वर्णीय विवाह से बताया गया है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट थी, शूद्रों की स्थिति में सुधार थी। अस्पृश्यता की प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है। गुप्त शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। गुप्त काल की हमारी अर्थव्यवस्था थी। इसमें कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भूमि पर मुख्यतः राजाओं का अधिकार होता था। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निर्वर्तम, कुलियावापक, द्वर्णवापक तथा आढ़वापक यह भूमि का पैमाना थी। हमारे भूमि के प्रकार थे, जिसमें क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि था। वास्तु यह वास करने का योग्य भूमि। खील जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे हम खील कहते थे। अपराहत ये बिना जोती गई जंगली भूमि थी। गोचर पशुओं के चारा योग्य भूमि को हम लोग गोचर उस समय गोचर कहते थे। भू राज्य व्यवस्था थी हमारी इसकी। भू कर था 1/6 से लेकर 3/4। इसके प्रमुख कर थे हमारा भाग, जिसमें इसका विषय था भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। भोग था हमारा राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तु फल फूल सब्जी आदि के रूप में दिए जाने वाला कर। उद्रंग अस्थायी कृषिकों पर लगाया जाने वाला कर था। ऊपरी कर यह अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। शुल्क सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगाने वाला कर था। उद्योग और धंधा वस्त्र उद्योग इस काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। हेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। व्यापार वाणिज्य गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस काल में भड़ौच, विदिशा, प्रयाग और त्रामलिप्ति, मथुरा, अहि, छत्र, कौशाम्बी आदि प्रमुख व्यापारिक नगरें थीं। वाणिज्यिक निकायों का उनके वास्तविक कार्य या स्वरूप के आधार पर विभाजन किया गया था, जिसमें सृष्टि कुलिक निगम या सृष्टि को शिल्पियों एवं शरीरियों का केंद्रीय निगम या संघ था। पुंग विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह। श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। निगम व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। इसका प्रधान श्रेष्ठ होता था। गुप्त काल में चीन से रेशम, चीना सूत इसे बोलते थे, और इथियोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान एवं
बैक्टीरिया से घोड़े का आयात किया जाता था। निर्यातित वस्तुओं में कपड़े, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की वस्तुएं थी। गरम मसाले, नारियल, सुगंधित द्रव, नील दवाएं आदि प्रमुख थी। गुप्त काल में पूर्वी तट तट पर त्रामलिप्ति, घटासाला, कदूरा आदि था और इसके प्रसिद्ध बंदरगाह थे। और त्रामलिप्ति से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का व्यापार होता था। पश्चिमी तट के बंदरगाहों में भड़ौच, चौल, कल्याण, कैंपले प्रमुख थे। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त युग में कई नगर के हास्य के चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हेनसांग ने पाटलिपुत्र को उजड़ा हुआ पाया। इसी प्रकार मथुरा, कुम्हार, सोनपुर आदि नगर भारी हास्य के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसकी मुद्राएं थी। गुप्त शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे, जिन्हें दीवार कहा गया है। चांदी के सिक्के या रुपया सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन किया। फहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का उपयोग करते थे। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयान भरतपुर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के हमारे धर्म थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त काल धार्मिक दृष्टि से ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का युग था। इसी समय ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठान स्थापित हुई। मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ था। इसी काल में भगवत या वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रभावी हो गया। भगवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में भी था। इसमें अवतारवाद का उपदेश दिया एवं विष्णु के 10 अवतार मानने गए। इसमें थे मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वाम, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्ध और कलिंग थे। पौराणिक या नौ हिंदू धर्म के आधारित इस युग में रखी गई यज्ञ, बलि प्रथा एवं भक्ति की भावना में बलवती बन गई। वैष्णव संप्रदाय के अतिरिक्त शैव संप्रदाय का भी विकास हुआ। शैव संप्रदाय से पशुपत शैव संप्रदाय था, जिसमें पशुपत, कालामुख, कपालिक एवं शैव था। ब्रह्म धर्म के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन धर्मों का भी गुप्त काल में प्रचार प्रसार हुआ, जो गुप्त शासकों के धार्मिक सहिष्णुता का परिचालक है। इसकी कला थी स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। स्थापत्य कला, इस काल में मंदिर का निर्माण कला का जन्म हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर एवं वैष्णो मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। इस मंदिर में शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। गुप्तकालीन के प्रसिद्ध हमारे मंदिर थे। मंदिर है हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भुमरा का शिव मंदिर ये सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कठुरा का पार्वती मंदिर ये पना मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। स्थापत्य कला का दूसरा उदाहरण ब्राह्मण और बौद्ध गुहा मंदिरों से मिलता है। इस श्रेणी में उदयगिरी का मंदिर, जिसमें बराहा अवतार की मूर्ति है, तथा बाघ एवं अजंताओं की गुफाओं के महत्वपूर्ण है। बाघ एवं अजंताओं की गुफाओं में बुद्ध एवं उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। मूर्ति कला, देवताओं, बुद्ध और तीर्थकों की मूर्ति बनी हुई है। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के केंद्र थे। चित्रकला, चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अजंता, औरंगाबाद महाराष्ट्र एवं बाघ का धार मध्य प्रदेश की गुफाएं से है। इसकी भाषा है साहित्य। संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ था। संस्कृत गुप्त शासकों की सरकारी एवं दरबारी भाषा था। संस्कृत में ही धार्मिक ग्रंथों, नाटकों एवं प्रशस्तियों की रचना है। इनकी पुराणों की रचना गुप्त काल में की गई थी। इनके पुराण की रचना हमारे गुप्त काल में ही की गई थी। हमारा पुराण है, जिसकी संख्या 18 है। इससे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इसकी मत्स्य पुराण के रचयिता हमारे थे लोमहर्ष और उसके पुत्र अग्रसर्वा। रामायण एवं महाभारत को जय संहिता का भी अंतिम संकलन इसी काल में हुआ था। सबसे प्रख्यात कवि और नाटककार कालिदास संस्कृत भाषा के थे। गुप्त काल की हमारे प्रमुख रचनाएं, इसके पुस्तक थे अभिज्ञा शकुंतलम नाटक था, ये लेखक थे कालिदास। विक्रमो वेश्यम, इसके नाटक था, ये लेखक थे इसके कालिदास। मालविक का अग्निमित्रम, ये नाटक था, इसके लेखक थे कालिदास। ऋतुसंहार काव्य इन्होंने कालिदास ने ही लिखी थी। मेघदूत काव्य लेखक कालिदास। कुंभार संभव काव्य लेखक थे कालिदास। रघुवंश काव्य लेखक हुए कालिदास। मिक्ष कटिकम
या माटी का खिलौना गाड़ी, ये सुद्रक, इसके लेखक सुद्रक थे। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त इसके लेखक थे। देवी चंद्रगुप्त इसके लेखक विशाखा दत्त थे। कामसूत्रा कामसूत्रा इसके लेखक हमारे वत्य सयानन थे। वासवत्ता इसके लेखक हमारे भाष्य थे। अमर घोष इसके लेखक हमारे अमर सिंह थे। पंचतत्व इनके लेखक विष्णु शर्मा थे। आर्यभट्टियम इसके लेखक हमारे आर्यभट्ट थे। पंच सिद्धि टीका इसके लेखक हमारे बरा मिहिर थे। बृहद संहिता इसके लेखक हमारे बराही मिहिर थे। गृह जातक इसके लेखक हमारे बराही महिर थे। लघु जातक इसके लेखक हमारे बराही महिर थे। नया अवतार इसके लेखक हमारे सिद्ध सेन थे। विज्ञान एवं तकनीकी आर्यभट्ट गणितज्ञ एवं ज्योतिष ने अपने ग्रंथ आर्य भट्टियम में यह प्रमाणित कर दिया था कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती है, और आर्यभट्ट बीजीय गणित के शून्य के जनक है। धन्वंतरी आयुर्वेदचार्य थे और गुप्त चंद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। धन्वंतरी हमारे आयुर्वेदचार्य थे जो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और चिकित्सा का भगवान थे और विष्णु के अवतार थे हमारे धन्वंतरी। हमारा अगला टॉपिक है गुप्तोत्तर काल 550 ईस्वी से 750 ईस्वी का। गुप्त साम्राज्य के अवशेष पर विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ था। इसके राजवंश थे पुष्यभूति या वर्धन वंश, इसके स्थान थानेश्वर थी। इसके प्रमुख शासक थे पुष्यभूति, संस्थापक थे, और प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन थे। मौखरी यह कन्नौज था इसका स्थान। इसके संस्थापक हरिवर्मा थे। इसमें हमारे शासक थे ईशान वर्मा और सौर वर्मा। मैत्रक यह स्थान है बल्भी में। इसके हमारे शासक थे भट्टाकारक। इसके शासक थे हमारे ध्रुवसेन प्रथम और शिलादित्य प्रथम। पार्वती गुप्त इसका स्थान है मगध। इसके प्रमुख इस संस्थापक थे हमारे कृष्णगुप्त, और इसमें शासक थे हमारे हर्षगुप्त, जीवित गुप्त प्रथम और जीवित गुप्त द्वितीय। गौड़ और चंद इसका स्थान था हमारा बंगाल। इसके हमारे संस्थापक थे शशांक। औलिकर इसके हमारा स्थान था मालवा। इसके प्रमुख शासक थे हमारे आदित्यवर्धन, प्रकाशवर्धन, यशोवर्मन, ये प्रमुख शासक थे। थानेश्वर पुष्यभूति या वर्धन वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। इतिहास में यह वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठान का संस्थापक प्रभाकर वर्धन हुआ। इसकी 3 संतान थी, एक पुत्री राजश्री एवं 2 पुत्र राजवर्धन एवं हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मन से किया था। हमारे जो प्रभाकर वर्धन थे उनकी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मन से किया था। मालवा नरेश चंद्रगुप्त एवं गौड़ के नरेश शशांक ने मिलकर ग्रह वर्मन की हत्या कर दी। प्रभाकर वर्धन के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र राजवर्धन गद्दी पर आसीन हुआ, जिसकी हत्या गौड़ नरेश शशांक ने कर दी थी। राजवर्धन के बाद 606 ईसा पूर्व में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम शासक था, जिसने उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने की कोशिश की। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम पढ़ेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश। हर्षवर्धन की भारत का अंतिम हिंदू शासक था। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी, जो कुरुक्षेत्र भी। बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित किया। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित एवं कदम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। हर्ष की रचना नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका था। चीनी यात्री हेनसांग 629 से 645 ईसा पूर्व 629 से 645 ईस्वी में हर्ष के शासन काल में भारत आया। हेनसांग का यात्रा वृत्तांत सियुकी में किया गया है। हर्ष की उपाधि थी शिलादित्य परम भट्टराकर। हर्षवर्धन को तापी के चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। हर्ष आरंभिक जीवन में सेव था, वह बाद में बौद्ध धर्म का महान सपोषण हो गया। हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।